और चलिए जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अजित मध्य प्रदेश के एक्स मिनिस्टर सत्यनारायण शर्मा जी को। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि विपक्ष के सामने इस दौरान क्या चुनौतियां हैं और जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है उस सरकार के लिए क्या ऐसे मार्गदर्शन हैं जिन पथ पर चलते हुए, जिन मार्ग पर चलते हुए सरकार को काम करने की जरूरत है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सत्यनारायण शर्मा जी को। सत्यनारायण शर्मा अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब वे छत्तीसगढ़ आते थे तो उन्हें यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर लोग पहचानते थे। ऐसा उस वक्त का ऐसे मंत्री थे अविभाजित मध्य प्रदेश में। आज के मौके पर जब हम 2025 में, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये सवाल मेरा कि आप जब राजनीति आपने शुरू की, जी आज भी आप राजनीति में हैं जी, तब और अब क्या बदला है और क्या अच्छा हुआ है या क्या बिगड़ा है? देखिए, हर 20 साल में राजनीति में या और दूसरे मामलों में परिवर्तन तो आता है। हम लोग जब राजनीति शुरू किए तो सिद्धांतवादी राजनीति थी, लोग जो कहते थे वो करते थे, उसमें कायम रहते थे। और उसके बाद जो धीरे धीरे शिक्षा में विस्तार हुआ, सब विकास हुआ, डेवलपमेंट हुए काफ़ी, तब लोगों की मानसिकता अपने ढंग की बनती है। जो लोग, दूसरा क्या है कि राजनीति में सुविधाभोगी होना एक दुर्भाग्यजनक बात है। कार्यकर्ता को, नेता को सेवक बन के काम करने की परंपरा को स्थापित करना चाहिए और यही जीवन में काम आएगी। सुविधाभोगी व्यवस्था कभी काम नहीं आती और वो सेवक नहीं हो सकता सुविधाभोगी व्यवस्था में। इसे सेवक बन के सब काम करेंगे तो राजनीति में अच्छा एक उदाहरण भी अच्छे जाएंगे और लोग भी, अच्छे लोग आएंगे राजनीति में। अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी बात करें। व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने से किसी का भला नहीं होता, एक दूसरे को डैमेज करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। केवल अपने मन की झूठी तसल्ली हो सकती है लेकिन फायदा कुछ नहीं होता उससे, ये मैं कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि राजनीति हो तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की ना हो। सत्यनारायण शर्मा जी जो हमारे सामने इस वक्त नेता बैठे हैं, ये वो नेता हैं जो कि 7 बार विधायक चुने गए अपने क्षेत्र से। इतना प्यार जनता ने दिया। तृप्ति ने बता ही दिया कि अविभाजित मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सत्यनारायण शर्मा जी, बीते चुनाव में ऐसा क्या मन में आया कि आप जनता के प्यार को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे थे? देखिए, ये तो मतदाताओं पर बहुत सी बातें निर्भर करती है और क्रिया प्रतिक्रिया होते रहती है। कुछ गलतियां हमसे भी हुई होगी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, पार्टी से भी गलतियां हुई होगी। वही राजनीति में आज काम कर सकता है, दूसरे के लिए पार्टी में कोई मार्गदर्शन आप देते हैं? क्योंकि अब तो सामने चुनाव है, नगरीय निकाय के, पंचायतों के भी चुनाव हैं। सुझाव तो देखिए, हम लोग तो जिस उम्र में हम लोग पहुंचे हैं, उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी प्रसन्नता के साथ स्वच्छ राजनीति करे, साफ सुथरी राजनीति करे और अपने जीवन में कोई दाग न लगने दें। ये बात राजनीति बहुत जरूरी है देखने और सीखने और समझने के लिए। इसलिए आदमी का दामन पाक साफ होना चाहिए। आज की राजनीति में ये बहुत आवश्यक है और बहुत से राजनेता इसको सोचते हैं, समझते हैं, करते भी हैं। बिल्कुल, जैसा कि तृप्ति ने भी बताया सत्यनारायण शर्मा जी कि आप जब आया करते थे इस क्षेत्र में तो लोग आपको मुख्यमंत्री के तौर पर सम्मान और इज्जत देते थे, पूर्व मंत्री या मंत्री नहीं मानते थे लोग, और इतना बड़ा दर्जा यहाँ के लोगों के प्यार में आपको नजर आता था। अब कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि थोड़ा संघर्ष कर रही है छत्तीसगढ़ में। विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, उस दौरान भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव के परिणाम भी यही बता रहे हैं। अब है सामने नगरीय निकाय चुनाव। आवश्यकता सत्यनारायण शर्मा की है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैंने अपनी हैसियत एक कार्यकर्ता की हैसियत से ज़्यादा कभी नहीं समझी। जीवन भर एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया, कार्यकर्ता को गले लगा के रखा। तो ऐसी स्थिति में अन्य कोई मेरा ओहरा रहा नहीं। एक सेवक की तरह काम किया, लोगों की बातें सुनी
लोगों की बात सुन करके कोशिश की कि उसके साथ न्याय हो। और अब तो मैंने स्पष्ट तौर पे घोषणा भी कर दी है कि मैं राजनीतिक चुनाव से मैं दूर रहूंगा, चुनाव में लड़ने की स्थिति में ऐसा क्या हो गया अचानक से? नहीं है। एक होता है, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। अगर हम अपनी जगह नहीं बदलेंगे तो दूसरा कोई न कोई आएगा ही, बदलेगा। इसलिए समय रहते मनुष्य को अपनी परिस्थितियों को समझते हुए सारी बातों का समाधान कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने भी ये महसूस किया कि नौजवान आगे आए। आज का भविष्य नौजवानों के हाथों में है, और नौजवान जब आगे आएगा तो नई सोच उत्पन्न होगी, नए काम होंगे, विकास की गाथा गढ़ी जाएगी और नौजवानों को मौका मिले, ये मैं चाहता था। लेकिन फिर एक आरोप लग जाता है कांग्रेस पार्टी पर कि बेटा बेटी पत्नी भाई बहन ही क्यों। देखिए, परिवार का वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरे परिवार का वातावरण अगर राजनीतिक वातावरण है तो निश्चित रूप से मेरा बेटा बेटी तो आएगी ही। आखिर वो उस परिवेश में पले हैं, बड़े हैं। इस पे परिवारवाद की और इसकी कोई बात नहीं है। और सभी के साथ है ऐसा, किसी एक के साथ नहीं, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक राजनीतिक दल में नहीं, सभी राजनीतिक दलों में जो घर का वातावरण का असर पूरा पड़ता है और वो लोग रुचि लेते हैं, इसमें हानि कुछ नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और आप एक वरिष्ठ नेता हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं आप कि कौन से क्षेत्र में अभी प्रदेश सरकार को बेहतर काम करने की जरूरत है? देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। जो भी सरकार हो उसको एक तो ईमानदारी के साथ लोकहित के फैसले लेने चाहिए। अगर विपक्ष भी कोई सुझाव देता है उस पर भी गौर करना चाहिए, और लोगों को कैसे हम राहत प्रदान करें हर विषय पर। दूसरा, कोई भी योजना लाने के पहले लोगों से डायलॉग करना चाहिए, समाज के लोगों से, पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से डायलॉग करके अगर कोई किसी भी योजना को लाएंगे तो उसका सुखद परिणाम मिलेगा। लोग उसको डाइजेस्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हर फैसले की स्वीकारोक्ति हो और कोई रिएक्शन न हो, तब सरकार का काम अच्छा माना जाता है। ठीक। आप कांग्रेस की सरकार के वक्त में स्काई वॉक को लेकर जो कमेटी बनी थी उसकी अगुवाई आपने की थी, जो स्काई वॉक बनाए फौलादी जंगला शहर के बीचों बीच, क्या हुआ था उसमें? देखिए, स्काई वॉक में बहुत बड़ी धनराशि खर्च हो गई थी और वो जो उसका उपयोग होना चाहिए, मैंने यही प्रस्ताव दिया था कि शासन अपने स्तर पर विचार करके इसका सदुपयोग करे। एक तो राशि बनाने में पैसा खर्च हुआ, दूसरा उसको तोड़ेंगे अगर तो एक शासकीय धन का अपव्यय होगा। इसलिए शासन कोई ऐसी योजना निर्णय ले जिससे उस धनराशि का सदुपयोग हो, लोगों के हित में आए और जनउपयोगी हो, ऐसा मैंने सुझाव दिया था। अब ये सरकार करेगी क्या करेगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। निश्चित रूप से, जब सरकार कोई पुरानी सरकार के कार्यकाल के काम को आगे बढ़ाती है तो एक सबसे बड़ी बात आती है क्रेडिट लेने की, कि हमने किया, दोनों ओर से लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की ओर से तो नहीं बनेगी? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी अभी है वो भी तो फैसला नहीं ले रही है। उसको फैसला लेना पड़ेगा। उनके समय का कार्यकाल था, उनके समय की धनराशि थी, और ये जन धन की हानि नहीं होनी चाहिए। ये पब्लिक मनी है, हमारा आपका पैसा जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उस पैसे का सदुपयोग हो, ये मैं निवेदन करना चाहता था। अच्छा, थोड़ा फ्लैशबैक में आप जाना चाहेंगे हम। जब आप विधायक रहे या मंत्री रहे अविभाजित मध्य प्रदेश में, उस वक्त छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आप कैसी बातें रखे या माहौल कैसा रहता था सरकारों का, उस वक्त के सरकारों का, और क्या जद्दोजहद करनी पड़ती थी काम करवाने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे तब दायरा बहुत बड़ा था, एरिया ऑपरेशन बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ के विकास में थोड़ा सा धीमी गति चल रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम आए।
आत्मानंद स्कूल का होना हम सबके लिए गर्व की बात रही है। मैंने उस टाइम में कॉल दिया था, पढ़ो पढ़ावो और स्कूल जावो। बच्चों के लिए था, टीचर के लिए था, और जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाया करते थे उनके लिए था। तो इसका अच्छा असर था। इसमें आउटगोइंग बॉयज की संख्या कम हो गई थी, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे बहुत कम हो गए थे। लेकिन अब हमें देखना ये है कि सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो, मिड डे मील का ठीक ढंग से उसका एग्जीक्यूशन हो, फर्नीचर मिले बच्चों को, पढ़ाई मिले, किताबें मिले। अब देखिए ना, इतनी बड़ी बात, पाठ्य पुस्तक की किताबों को आग जला दिया गया। ये रियलिटी क्या उपयोगिता है और उसका डिमांड क्या है? जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक सप्लाई की व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। और टीचर्स को भी टाइमली स्कूल जाएं, टीचर बच्चों को पढ़ाएं। ये बच्चे ही हमारी विरासत हैं, ये हमारे एक तरह से कहा जाए अमानत हैं बच्चे। इनके भविष्य की चिंता हर किसी को करनी चाहिए। निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगर इस सरकार से पीछे जाते हैं तो उस वक्त आपकी ही पार्टी की सरकार का कार्यकाल था। क्या उस वक्त ऐसा भी हुआ कि आपके दिए गए सुझाव, आपकी की हुई मांग ना मानी गई हो, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा हो पार्टी को चुनाव में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा होता तो मैं जरूर अपनी बात कहता, अपना रिएक्शन नोट कराता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब काम ठीक ठाक चला है। और अभी भी देखना ये है कि बच्चों को फीडबैक क्या मिल रहा है, बच्चों की स्कूलों का, टीचर्स किस तरह के किस अंदाज में पढ़ा रहे हैं, ये इसको फीडबैक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा में कोई कमी न रह जाए, बच्चे परिपक्व हों, पढ़ लिख कर जाएं। और दूसरा मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, स्कूलों के आसपास जो नशे की प्रवृत्ति है, नशे की बिक्री है, सरकार को इस पर कड़ाई से रोक लगाना चाहिए। स्कूल के आसपास कोई भी यानी सूखा नशा या गीला नशा, कोई भी नशे की प्रवृत्ति से हमको समाज के लोगों को, बच्चों को दूर रखना होगा, तभी जाकर के हम और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। और इन दोनों ही विषय पर आपकी चिंता लाजमी इसलिए है क्योंकि आप शिक्षा मंत्री रहे लंबे वक्त तक। दूसरी बात यह कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में शराबबंदी के लिए एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष आप थे। अलग अलग राज्यों का दौरा आप लोगों ने किया, उसके बाद जो रिपोर्ट दी, क्या समझ में आया? सरकार हौसला क्यों नहीं ले पाती है शराबबंदी का? शराब नीति जो है वो जैसी भी हो, लेकिन शराब को एकदम से वो नहीं किया जा सकता, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। नशे के जो आदी लोग हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि नशे की प्रवृत्ति से दूर कैसे किया जाए। हम लोगों ने आउटलेट कम किए, कोशिश की कि किसी तरह से लोग सामाजिक स्थिति में लोगों की बैठक बुला करके, सामाजिक नेताओं से बात करके नशे पर की प्रवृत्ति से लोग दूर रहें, ये कोशिश हुई है। लेकिन आदतन जो पीने वाले लोग हैं उनके जिंदगी की भी चिंता हम लोगों को थी। और आजकल आप जानते हैं कितना नाजुक मामला ये बन गया है। किसी आदतन आदमी को आदत छुड़ाने में कितनी ताकत लगती है। नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना हुई, उनके प्रयास भी सफल रहे। लेकिन ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाए, ट्राइबल एरियाज के नियम अलग हैं जो, और नॉन ट्राइबल एरियाज की बात दूसरी है। अगर ऐसा होता तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं नशाबंदी बंद कर देते वो लोग? नशाबंदी पूरी तरह से कर दें। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ नशाबंदी करके देख लें, दिक्कत क्या है? बिल्कुल। तृप्ति का भी मुझे लगता है यही सवाल है कि फिर यहाँ क्या ऐसी अड़चने आई, क्या आपने अनुभव किया उस कमेटी के माध्यम से जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे वन नेशन वन राशन किया, वन इलेक्शन किया, उसी तरह से पूरे देश में एक साथ नशाबंदी कर देना, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा।
लेकिन नशाबंदी करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। सरकारी इसको खजाने कम किया जा सकता है। सरकारी खजाने पे ज्यादा बोझ आ जाएगा फिर। सरकारी खजाने की बात नहीं, हाँ, जो सामाजिक रूप से जो आदतन नशा करने वाले लोग हैं वो कहीं अपनी जिंदगी से हाथ न धो बैठे, इस बात का डर है और ये सोचने वाली बात भी है। ठीक है। अच्छा, अभी चुनाव, जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इस पर कैसी भूमिका देख रहे हैं आप अपनी? देखिए, स्थानीय नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं ये अहम मुद्दा हर पार्टी के लिए उम्मीदवार का कामकाज करने का तरीका, उम्मीदवार का व्यवहार, उम्मीदवार का स्वभाव, उम्मीदवार का सरोकार, ये सब बातें उस पर निर्भर करती हैं। पार्टिसिपल तो रहता ही है, लेकिन आम लोकल आदमी ये सोचता है कि भाई मेरे ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरा नुकसान नहीं करे, वो उसी को वोट देने की कोशिश करेगा। ठीक। और नुकसान करने वाले आदमी को कोई वोट नहीं देता, ये कड़वी सच्चाई है। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप लंबे वक्त से राजनीति करते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार के वक्त के तमाम बड़े नेता आज घेरे में हैं, कुछ जेल में भी हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है और समाज में सबसे बड़ी गंदगी के रूप में भ्रष्टाचार को देखा जाता है। कुछ भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, कुछ भ्रष्टाचार उजागर नहीं होते, अंदर ही अंदर पनपते हैं। कंबल ओढ़ करके घी खाते हैं लोग। तो ये देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार है कहाँ, कौन किसके माध्यम से हो रहा है, वो पावर ब्रोकर कौन है। वो पावर ब्रोकर को सत्ता से बाहर किया जाए तो भ्रष्टाचार की कमी आ सकती है। सरकार किसी की भी हो, पावर ब्रोकर को सत्ता के गलियारे से जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के रोग को खत्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है, सरकारों को चाहिए कि जहाँ जहाँ पावर ब्रोकर हैं उनको सत्ता के गलियारों से बाहर करें, उनको दंडित करने का उपक्रम बनाए और दलाली प्रथा बिल्कुल बंद हो। किसी तरह के दलालों को पनपने देने की जरूरत नहीं है और सरकारी अधिकारियों को भी सजग रहने की जरूरत है, उनको भी अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। बिल्कुल। और यही राइज छत्तीसगढ़ चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं कि जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, उस पर सबसे पहले काम हो। बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण शर्मा जी। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में हमने जाना कि विपक्ष में बैठे विधायकों की क्या चुनौती है, सरकार को किस तरह से और बेहतर काम करने चाहिए, और इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द होंगे हाजिर।